आप देख रहे हैं 8 की आवाज। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले खबर ग्रेटर नोएडा से आपको बता दें। ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क में चल रहे हुक्का बार पर पुलिस ने छापेमारी की। नॉलेज पार्क क्षेत्र में पुलिस ने द हज कैफे पर छापेमारी की तो पता चला कि वहां पर हुक्का बार चल रहा था और इस दौरान मौके से 5 हुक्के और 10 हुक्के के पाइप समेत नशे का सामान बरामद हुआ है। पुलिस ने मौके से 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। और ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हुक्का बार की ये तस्वीरें हैं जहां पर शिकायत मिलने के बाद छापेमारी की गई। द हज कैफे नाम से ये हुक्का बार चलाया जा रहा था। 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। और चलिए बात अब्बास अंसारी की भी कर लेते हैं। दरअसल माफिया मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी को गिरफ्तार करने के लिए अब लखनऊ पुलिस के पास सिर्फ 24 घंटे का वक्त है। खबर यह है कि अब्बास को पकड़ने के लिए यूपी के कोने कोने समेत कुल 8 प्रदेशों में पुलिस दबिश दे रही है, क्योंकि खबर यह भी है कि अब्बास अंसारी कोर्ट में सरेंडर करने की फिराक में है। अगर इन 24 घंटे में पुलिस अब्बास अंसारी को नहीं पकड़ पाई तो तीसरी बार फजीहत का सामना करना होगा। अब ये 24 घंटे लखनऊ पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। हालांकि अब्बास अंसारी की सरेंडर करने की खबरों के बीच लखनऊ पुलिस ने कोर्ट के आसपास मुस्तैद रहने की तैयारी कर रखी है। अब देखना होगा कि चूहे बिल्ली के इस खेल में ये 24 घंटे किसके लिए निर्णायक साबित होते हैं। तो अब्बास की घुटना टेक तैयारी क्या है, अब ग्राफिक्स के जरिए आपको ये भी समझा देते हैं। देखिए पुलिस के पास गिरफ्तारी का आखिरी दिन आज है, यानी कि महज 24 घंटे का वक्त बचा हुआ है। 8 राज्यों में छापा मार चुकी है यूपी पुलिस और कोर्ट में सरेंडर कर सकता है अब्बास अंसारी, ये जानकारी मिली है। और इसको देखते हुए पुलिस मुस्तैद पर दिखाई दे रही है, मुस्तैदी दिखाई दे रही है पुलिस की। कोर्ट में सरेंडर करने से पुलिस की फजीहत होगी, क्योंकि ये तीसरी बार पुलिस के पास मौका है कि वो अब्बास अंसारी को पकड़कर कोर्ट में पेश करे। 2 बार नाकामी हासिल हुई है पुलिस को, लेकिन इस बार देखना होगा कि इस 24 घंटे में क्या गिरफ्तारी हो सकती है अब्बास की। पुलिस को चकमा देने की तैयारी में अब्बास अंसारी है। कोर्ट के पास मुस्तैद है लखनऊ की पुलिस, ताकि कोर्ट में सरेंडर अब्बास अंसारी ना कर सके, उससे पहले उसकी गिरफ्तारी हो जाए। विवेक त्रिपाठी लखनऊ से मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विवेक, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं ये तीसरी बार मौका पुलिस के पास है कि वो अब्बास को पकड़े और कोर्ट में पेश करे। 2 बार नाकामी हाथ लगी है, लेकिन ये 24 घंटे बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहने वाले हैं यूपी पुलिस के लिए। बिल्कुल जया, देखिए पुलिस के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। किसी भी अपराधी को पकड़ ना पाने पर जो फजीयत झेलनी पड़ती है वो पिछले 3 बार से, यानी लगभग 1 महीने का समय हो गया पुलिस इस फजीयत को झेल रही है। और लखनऊ पुलिस यानी कमिश्नरेट, जहां पर संसाधन भी है, बहुत तमाम अधिकारी हैं, आईपीएस अधिकारियों का जमावड़ा लगा है। कम से कम 10 से ज़्यादा आईपीएस अफसर यहाँ पर तैनात हैं। एक एडीजी रैंक का जो प्रभारी होता है कमिश्नरेट का, वो एडीजी रैंक का होता है, वो यहाँ पर तैनात है। यानी इतने सीनियर लेवल के अफसर, जो जिलों में एसपी होते हैं वो एसपी लेवल के अधिकारी यहाँ पर, एसएसपी लेवल के अधिकारी यहाँ पर तैनात हैं। लेकिन अब्बास अंसारी पकड़ में नहीं आ रहा है। पूरे लखनऊ कमिश्नरेट की पुलिस उसके पीछे दौड़ रही है। 8 राज्यों में उसकी तलाश हो रही है और उत्तर प्रदेश के कम से कम 16 ऐसे जिले हैं जहां पर पुलिस की टीमें इसमें मौजूद हैं, लेकिन अब्बास का कोई सुराग नहीं मिल रहा। लोकेशन मिली थी 2-3 दिन पहले उसकी, पंजाब में मिली थी। पंजाब पुलिस एक ऑलरेडी पड़ी हुई है, वहां पर कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है, लेकिन अब्बास वहां से गायब हो गया। रविवार रात की बात है, करीब 11:15 बजे पता चला था कि पंजाब में अब्बास मौजूद है। पुलिस ने उसके लोगों को उठाकर पूछताछ की, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया, कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई। अब कल रात को ये पता चला कि अब्बास लखनऊ में आज सरेंडर कर सकता है और बाराबंकी या किसी आसपास के जनपद या हो सकता है लखनऊ में ही मौजूद हो। ये सूत्रों के हवाले से पुलिस को खबर मिली। पुलिस की टीम लगातार सर्च कर रही है। लखनऊ में कम से कम 15 ठिकाने ऐसे हैं जहां पर सर्च हो रहा है। कैंट में उसका आवास है, महानगर में आवास है, हजरतगंज में आवास है। इसके अलावा आशियाना और आलमबाग में तमाम परिचितों के ठिकाने हैं जहां पर पुलिस की टीमें रात से ही दबिश दे रही हैं। और चुनौती ये है कि आज 10 बजे जब कोर्ट खुलेगी तब अब्बास सरेंडर कर सकता है। कोर्ट में किसी भी रूप में वो जा सकता है। तो कोर्ट के आसपास एक सुरक्षा घेरा बढ़ा दिया गया है। सादे कपड़ों में पुलिस तैनात है। जो स्थानीय खुफिया इकाई है, LIU जिसको बोलते हैं, वो तंत्र
सक्रिय है। 10 बजे के आसपास वहां पर घेराबंदी हो जाएगी। अगर अब्बास किसी भी रास्ते से आता है, सारे रास्तों पर पुलिस तैनात है। कोर्ट में जाने के कम से कम 6 रास्ते हैं, पुलिस तैनात है। किसी भी रास्ते से आता है, किसी भी वाहन से आता है, चेकिंग की जा रही है बैरिकेडिंग लगाकर। यानी ये पूरी तैयारी है कि वहां कोर्ट पहुंचने से पहले ही किसी तरह अब्बास को पकड़ लिया जाए। और अपनी जो फजीहत लगातार 3 बार से हो रही है, 27 जुलाई को कोर्ट ने समय दिया था, अब्बास को नहीं पकड़ पाए, फिर 10 अगस्त का समय आया, 10 अगस्त भी मियाद बढ़ा ली गई। अब 25 अगस्त यानी कल तक का समय है, बृहस्पतिवार सुबह 10 बजे जब कोर्ट खुलेगी उस समय पुलिस को पकड़कर अब्बास को पेश करना होगा। ये बड़ी चुनौती आज 24 घंटे इसलिए पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन कोर्ट खुलने का इंतजार भी करना होगा। आप नजर बना के रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया विवेक, तमाम जानकारी के लिए अपडेट के लिए। और अब रुख अगली बड़ी खबर का कर लेते हैं। दरअसल यूपी दिल्ली में आतंकी हमले की तैयारी करने वाला पुणे से आतंकी गिरफ्तार किया गया है। पुणे से गिरफ्तार आतंकी जुनैद यूपी में हमले की फिराक में था। सूत्रों के हवाले से बेहद अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। भाजपा की रैलियों पर हमला करने की इसकी योजना थी। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि नरसिंहानंद सरस्वती, जितेंद्र नारायण, संदीप आचार्य जिन पर हमला करने का प्लान इसका था। यूपी रवाना होने से पहले आतंकी जुनैद को एटीएस ने धर दबोचा। सूत्रों की माने तो हमले को अंजाम देने के लिए जुनैद के अकाउंट में पाकिस्तान से बैठा मास्टरमाइंड पैसे भेजने वाला था, लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र की एटीएस टीम ने इसे धर दबोचा। और यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है, इससे जुड़ी एक बड़ी खबर आपको दे दे। सितंबर के दूसरे हफ्ते में शुरू हो सकता है मानसून सत्र। ये बड़ी खबर, मानसून सत्र की शुरुआत सितंबर के दूसरे हफ्ते में होने की जानकारी है। 15 सितंबर से शुरू हो सकता है मानसून सत्र और 1 हफ्ते का ये मानसून सत्र हो सकता है। सत्र के दौरान सरकार सदन में कई विधेयक पेश कर सकती है। अनुभव मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनुभव, सितंबर के दूसरे हफ्ते में मानसून सत्र की शुरुआत हो सकती है, आगाज हो सकता है, और क्या जानकारी इसको लेकर? देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र होना है और ये सितंबर महीने में प्रस्तावित है। सितंबर के दूसरे हफ्ते में ये मानसून सत्र शुरू हो सकता है और हमें जो जानकारी है उसके मुताबिक 15 सितंबर से मानसून सत्र शुरू हो सकता है और जो 1 हफ्ते का होगा यानी 7 दिनों तक का ये मानसून सत्र रह सकता है। इस दौरान सदन में सरकार कई सारे विधेयक पास कराएगी, उसकी तैयारी है और साथ ही साथ तमाम सारे जो मुद्दे हैं उन पर सदन के भीतर चर्चा होगी। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि 15 सितंबर से उत्तर प्रदेश विधानसभा का जो मानसून सत्र है वो शुरू हो सकता है। बहुत शुक्रिया अनुभव तमाम जानकारी के लिए। तो यूपी विधानसभा के मानसून सत्र से जुड़ी बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। अपडेट ये है कि सितंबर के दूसरे हफ्ते में मानसून सत्र शुरू हो सकता है। और वहीं बागपत के गांव में सांप की दहशत ऐसी कि ग्रामीणों ने पंचायत बुला ली। बताया ये भी जा रहा है कि महज हफ्ते भर के भीतर ही सांप 4 लोगों को डस चुका है और इसी को लेकर ग्रामीणों में दहशत ऐसी है कि उन्होंने पंचायत बुला ली है, जिसमें फैसला लिया गया है कि 27 अगस्त को दूध और गंगा जल की धारा से गांव की परिक्रमा होगी। खेतों में काम करता था, नौकर इधर झारखंड साइड का है, उसको काटा है पैरों में, पानी चला रहा था वो। और एक लेडीज है उनके पड़ोस में, उनको भी काटा है सर में। राजीव शर्मा की वाइफ है। अगली खबर आपको बस्ती से बता दें, जहां बस्ती में बिजली विभाग के जेई को घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोप है कि जेई लाइन जोड़ने के नाम पर 50,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा था। बताया ये भी जा रहा है कि पीड़ित शख्स ने एंटी करप्शन से इस बात की शिकायत की थी और इस कार्रवाई से विभाग में हड़कंप की स्थिति है। ये जेई राघवेंद्र प्रताप सिंह विद्युत वितरण खंड सिद्धि के जनपद बस्ती के गिदही पावर हाउस से 50,000 रुपया लेते हुए शिकायतकर्ता दिवाकर विक्रम से रंगे हाथ एंटी करप्शन गोरखपुर की टीम उनको गिरफ्तार की है। और चलिए अब बात नोएडा के ट्विन टावर को गिराने के काउंटडाउन की भी कर लेते हैं, क्योंकि नोएडा के ट्विन टावर को गिराने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कल मॉक ड्रिल होने वाली है, आज दिन भर फाइनल तैयारी रहने वाली है और आज भी अलग अलग विभाग की टीम मौके पर पहुंचेंगी और कल ट्विन टावर में धमाके का रिहर्सल किया जाएगा। आपको बताएं कि 28 अगस्त को ट्विन टावर में अंतिम ब्लास्ट किया जाएगा, लेकिन उससे पहले
सारी तैयारी हो चुकी है। और देखिए जो विस्फोटक सेट किए गए हैं उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। इलेक्ट्रिकल जो वायरिंग है उसके जरिए ब्लास्ट ये जो किया जाएगा पूरा, उसके लिए विस्फोटक को जोड़ा गया है। और 28 अगस्त को ट्विन टावर की जो दोनों बिल्डिंग है उनको धराशायी किया जाएगा। लेकिन उससे पहले जो फाइनल तैयारी है वो आज दिन भर चलने वाली है, क्योंकि कल मॉक ड्रिल होगी। सिर्फ 12 सेकेंड, 3700 किलो बारूद और ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा ट्विन टावर। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। नोएडा के बीचों बीच बना ये वही सुपरटेक ट्विन टावर है जिसे 28 अगस्त को जमींदोज किया जाना है। इस खास ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए 3700 किलो बारूद का इंतजाम किया गया है। दोनों ही टावर्स में विस्फोटक लगाने का काम 16 टीमों की मौजूदगी में पूरा भी कर लिया गया है। अब 25 अगस्त को धमाके का मॉक ड्रिल होना है। उसके बाद 28 अगस्त को अंतिम ब्लास्ट किया जाएगा। लिहाजा बुधवार को रिहर्सल से पहले फाइनल तैयारियों का जायजा अलग अलग विभाग की टीम लेंगी। बता दें, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 28 अगस्त को भ्रष्टाचार की इस इमारत को जमींदोज करने की हर तैयारी जोरों शोरों पर है। ठीक इसी दिन 2 बजे ये इमारत जमींदोज कर दी जाएगी। 28 अगस्त करीब दोपहर 2 बजे ब्लास्ट होगा, जिसके लिए इलाके में हाई अलर्ट जारी होगा। दोनों इमारतों को गिराने में 12 मिनट तक का समय लगने वाला है, जिसके लिए हर टावर में 2-2 विस्फोट किए जाएंगे। इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी नाम दिया गया है। प्राइमरी में बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर समेत पहले, दूसरे, छठे फ्लोर पर ब्लास्ट होगा। प्राइमरी में 10वें, 14वें, 22वें, 26वें, 30वें फ्लोर पर ब्लास्ट। सेकेंडरी में पहले 29 मंजिल के सियान टावर में विस्फोट होगा। कुछ सेकंड बाद 32 मंजिला एपेक्स को जमींदोज किया जाएगा। बारूद भरने के लिए 9800 छेद किए गए थे। नोएडा के ट्विन टावर को 28 अगस्त को गिराया जाएगा और उसके पहले तमाम सारी तैयारियां की जा रही। लगातार एक्सप्लोजन लगाने का काम यहां पे चल रहा है। बिल्डिंग में अगर बात करें तो एक बार तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। 13 अगस्त से इस पूरे दोनों टावरों में एक्सप्लोजन लगाने का काम किया जा रहा है। भारी सुरक्षा के बीच में यहां पे एक्सप्लोजन लगाया जा रहा है। चूंकि इन दोनों मार्गों को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, जिसमें अगर बात करें तो ट्विन टावर मौजूद है। जब ये बिल्डिंग 28 अगस्त को धराशायी होगी तो उसके बाद जो आसपास की बिल्डिंगें हैं उनको किसी तरीके से नुकसान न पहुंचे, उनमें किसी तरीके से डस्ट से लेकर के तमाम सारे जो पार्टिकल्स हैं वो न पहुंचे, इन तमाम सारी चीजों को लेकर के विशेष ख्याल रखा जाएगा। और इसी के लिए अगर बात करें तो आसपास की बिल्डिंगों में फाइबर शीट लगाई जा रही है, जिससे कि तमाम सारी जो आसपास की बिल्डिंगें हैं वो सुरक्षित रहे। दिल्ली के कुतुब मीनार से भी ऊंचे नोएडा में सुपरटेक के अवैध ट्विन टावर 28 अगस्त को ध्वस्त की जाने वाली भारत की सबसे ऊंची इमारत बन जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और चलिए बड़ी खबर बता दें आपको, नोएडा ट्विन टावर के ब्लास्ट से जुड़ा ये बड़ा अपडेट है। ट्विन टावर को रिमोट की मदद से ब्लास्ट किया जाएगा और एक ही बटन दबाकर बिल्डिंग को जमींदोज कर दिया जाएगा। करीब 100 मीटर की दूरी से बटन दबाकर बिल्डिंग में ब्लास्ट होगा और विस्फोट के दौरान एक्सप्लोजन जोन से सबको किया जाएगा बाहर। 12 मिनट का वक्त लगेगा दोनों ही बिल्डिंग को जमींदोज करने में। करीब 100 मीटर की दूरी से रिमोट दबाकर बिल्डिंग को धराशायी कर दिया जाएगा। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। अविनाश तिवारी मेरे सहयोगी नोएडा से जुड़ चुके हैं, जो लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। अविनाश, क्योंकि आज रिहर्सल भी है, आज मॉक ड्रिल की जाएगी, किस तरीके की तैयारी आप देख पा रहे हैं?
जी देखिए, अगर बात करें तो जिस तरीके से मॉक ड्रिल जो है कल होनी है, लेकिन आज तमाम से जो तैयारियां हैं उसका जायजा लिया जाएगा। एक बार तस्वीरें आपको दिखा देते हैं जिस तरीके से ये ट्विन टावर है और इसके बगल में कई सोसाइटी हैं। तो इन सोसाइटी में जो रहने वाले लोग हैं इनको भी जब विस्फोट किया जाएगा तो अपने अपने घरों से बाहर जाने के लिए कहा जाएगा। पूरी तरीके से जो आसपास की सोसाइटी हैं वो पूरी खाली करा ली जाएगी। ये बगल की एक सोसाइटी में आपको दिखाते हैं कि देखिए कितने नज़दीक है ये ट्विन टावर के। इससे लिहाजा अगर बात करें तो जब इस ट्विन टावर में विस्फोट किया जाएगा तो इस मकान में या इस फ्लैट के जितने भी लोग रहने वाले उन तमाम सारे लोगों को घरों के बाहर निकाल दिया जाएगा। चूंकि अगर बात करें तो इसको अगर बात करें तो जो विस्फोट होने वाला है रिमोट से ही होगा और रिमोट से जो विस्फोट होगा वो तकरीबन 100 मीटर की दूरी से होगा। यानी कि जो आप ये ट्विन टावर देख रहे हैं यहाँ से 100 मीटर की दूरी से विस्फोटक के लिए रिमोट से बटन दबाया जाएगा और उन तमाम सारी चीज़ों का जायजा लिया जाएगा। जब रिमोट से विस्फोट किया जाएगा तो अगर बात करें तो इसमें जो ये बिल्डिंग धराशायी कर रहे हैं एफिडिस कंपनी है जो, इसके साथ साथ अगर बात करें तो जेट डिमोलिशन है, इसके जो तमाम सारे लोग हैं वो मौजूद रहेंगे। इसके अलावा एक ट्रिगर मैन मौजूद रहेगा और एक पुलिस का अधिकारी मौजूद रहेगा इस बिल्डिंग को धराशायी करने के वक्त, यानी कि 28 अगस्त को। आज तमाम तरीके से सुरक्षा की जो है जायजा लेंगे नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी, इसके साथ साथ तमाम सारे जो पुलिस के उच्च अधिकारी हैं और जो आसपास के रिहायशी लोग हैं उनको भी तमाम लोगों को बता दिया गया है कि जब 28 तारीख को विस्फोट होगा तो अपने अपने फ्लैट्स को खाली करना होगा, अपने अपने फ्लैट्स को छोड़ करके बाहर आना होगा। और जब विस्फोट हो जाएगा, विस्फोट होने के बाद जब बिल्डिंग धराशायी हो जाएगी उसके बाद तमाम तरीके से जांच की जाएगी कोई विस्फोटक अंदर बचा तो नहीं जिससे कि वो फिर से विस्फोट हो सके। जब पूरी तरीके से जांच हो जाएगी तो जो तमाम सारे आसपास के सोसाइटी में लोग रहते हैं जिनके फ्लैट्स हैं तभी उनको अपने फ्लैट्स में जाने की अनुमति दी जाएगी। तो ये काफ़ी जो है इसकी तैयारियां की जा रही है। खासतौर से अगर बात करें तो नोएडा प्राधिकरण, इसके साथ साथ अगर बात करें तो खुद नोएडा पुलिस के तमाम सारे अधिकारी और जो ये कंपनी लगी हुई है इसमें खासतौर से में वो तमाम सारी कंपनियां इसकी लगातार तैयारी कर रही है। आज अगर बात करें तो तमाम सारी चीज़ों का जायजा लिया जाएगा, कल मॉक ड्रिल किया जाएगा और उसके बाद फिर अगर बात करें तो 28 तारीख को दोपहर 2 बजे का वक्त बचाया जा रहा है तकरीबन कि जब इस बिल्डिंग को धराशायी करने के लिए जो प्रक्रिया है उसको की जाएगी। 9 मिनट के अंदर अगर बात करें तो ये दोनों टावर धराशायी हो जाएंगे और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि टावर जब धराशायी हो जाए तो उसके मलबे को भी जो है वहाँ से हटाना होगा। फिर उसके बाद अगले 3 से 4 दिनों तक मलबे का हटाने का काम रहेगा। बहुत शुक्रिया अविनाश तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट के लिए। लखनऊ से अब खबर एलडीए की जमीन पर अवैध कब्जा का ये मामला है और अवैध कब्जा करने वाले 12 उद्योगपतियों पर एफआईआर, सरकारी संपत्ति पर कब्जा करने का आरोप है और मोहन पेंट फैक्ट्री के मालिक किशोर कुमार पर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। इसके अलावा पंजाब लॉन के संचालक हैं मुकेश शुक्ला जिन पर मुकदमा दर्ज हुआ है और सुपर एक्वा फाइन प्लांट के मालिक अनिल कुमार पर भी एफआईआर है। 11 साल से उद्योगपतियों ने कर रखा था जमीन पर कब्जा, अब जाकर मुकदमा दर्ज हुआ है। एलडीए के ओएसडी ने बाजार खाला थाने में दर्ज कराई है एफआईआर। विवेक मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विवेक, और क्या इस मामले पर महत्वपूर्ण जानकारी आपके पास? बिल्कुल जी, देखिए 1921 की बात है ये, यानी करीब 100 साल होने वाले हैं 1921। तो अब जब ये एलडीए का अस्तित्व नहीं होता था तब ये इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट होता था। उस समय सरकार ने ये जमीन 90 साल की लीज पर दी थी, लेकिन जो कब्जेदार हैं जो वहां पर बसे हुए हैं, जिन्होंने अपनी दुकानें जो ऑफिस शानदार खोल रखे हैं, वहां पर तमाम फैक्ट्रियां लगा रखी हैं, उन्होंने उसको बेचने की कोशिश की, संपत्ति पर कब्जा करके एक तरह से वो सरकारी संपत्ति की लीज की अवधि खत्म होने के बाद उसको छोड़ देना था। और लीज के साथ ये नियम भी होता है 30-30 साल बाद इसका नवीनीकरण कराया जाता है, यानी पूरी लीज के दौरान 3 बार इसका नवीनीकरण होता है, माफ कीजिए 2 बार नवीनीकरण होता है और 90 साल पूरे होने के बाद कब्जा छोड़ दिया जाता है। लेकिन जो कब्जेदार हैं वहां पर 12 उद्योगपति कब्जा करके कोई टेंट हाउस खोले था, किसी ने आरओ प्लांट लगा रखा था, किसी ने ऑफिस खोल रखा था, किसी ने स्टील की फैक्ट्री खोल रखी थी। तो तमाम ऐसे जो 12 उद्योगपति हैं उन्होंने अपने अपने व्यवसाय वहां पर कर रखे थे। इनसे कहा गया था कब्जा हटाने के लिए, लेकिन इन्होंने कब्जा नहीं हटाया, नोटिस भी दी गई तब भी इन्होंने खाली नहीं किया। उसके बाद एलडीए की तरफ से कल इनके खिलाफ बाजार खाला कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई गई है। आरोप यह है कि इन्होंने सरकारी संपत्ति पर कब्जा किया और जो फर्जी कागजात बनाए, अवैध निर्माण कराया वहां पर। तो तमाम इन आरोपों को लेकर एफआईआर दर्ज की और सभी लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई है, कानूनी कार्रवाई तो चली रही है, लेकिन एलडीए अपनी तरफ से जो कार्रवाई करता है, कब्जेदारों से जमीन खाली कराने की कार्रवाई होती है और उनसे जो रिकवरी होती है, जो इस दौरान उन्होंने किराया दिया या नहीं दिया, ये भी देखा जा रहा है कि जो लीज की संपत्ति का न्यूनतम शुल्क होता है वो जमा किया था या नहीं किया था। तो सारी चीजें एलडीए की तरफ से हो रही हैं और पुलिस की तरफ से भी इस मामले में जांच हो रही है कि इसमें क्या कमी है, क्या लचुना है, कौन कौन से आरोपी हैं, कौन दोष है, क्योंकि ये भी पता चलता है। बहुत शुक्रिया विवेक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।
और अगली बड़ी खबर टिहरी से है, जहां टिहरी के घनसाली के नेल चामी में बादल फटने की खबर सामने आ रही है और नेल चामी नदी उफान पर है। खेतों को पहुंचा भारी नुकसान, खेती को भारी नुकसान पहुंचा है। पेयजल लाइनों के साथ ही रास्ते भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। तो नेल चामी नदी उफान पर है, खेती को भारी नुकसान पहुंचा है। पेयजल लाइनों के साथ रास्ते भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।